Welcome to everyone with a new module. आज हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की तरफ ध्यान देंगे और क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करेंगे। इसमें जो डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, जो कि बाकी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम आप मानिए एज ए क्रैश कोर्स, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के लिए और जो आज तक पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाने वाले हैं। इनमें हम पैटर्न देख लेंगे और हम मार्क्स का ब्रेकअप भी देख लेंगे। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आज के लिए 11th के लिए है। सिमिलरली वी गो फॉर द नेक्स्ट क्लास 12th के लिए भी 1-2 दिन में आने वाला है। और उसके बाद हम सबसे बड़ी बात होगी कि हम ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी है, हम इन्हें रोज़ सॉल्व करेंगे और इनकी जो टेक्निक्स है, कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप, कैसे आप एग्जाम में उन्हें विद द पर्टिकुलर टाइम जो आपके लिए होता है उसमें आप सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। या अगर आपका क्वेश्चन जो जिस पैटर्न से आपका क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे आंसर देना है। कभी हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उससे हम 5 मार्क्स की सूरत में आंसर देते हैं, कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें हम 3-4 लाइन्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न सीखेंगे। तो उस पैटर्न को सीखने के लिए इस वाले जो लेक्चर सीरीज चलेगी, इसमें क्या होगा कि इसमें हम खुद ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो है वो सॉल्व करेंगे और एक तरतीब बनाएंगे उनकी, जो बाद में आप एग्ज़ाम के लिए आपके लिए आसाइश होगी और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आ जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो हम अब ब्रेकअप के लिए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके फॉर 11th क्लास। सिमिलरली आपका जो चैप्टर वाइज जो आपका ब्रेकअप है, आपका यूनिट वाइज ब्रेकअप जो है आप देख लें। आप इसमें है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक जो चल रहा है लॉज ऑफ मोशन इंक्लूडिंग, इसमें 23 मार्क्स आपके हैं। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन जो आएगा उसमें 17 मार्क्स हैं, ये टोटल 40 बन जाते हैं। उसके बाद जो ग्रेविटेशन इंक्लूडिंग फ्लूइड डायनामिक्स है, ये आप जानते हो कि आपने सिलेबस में देख लिया होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें 20 मार्क्स हैं। और उसके बाद जो ये वेव्स एंड ऑसिलेशन जो है लास्ट पोर्शंस के 10 मार्क्स हैं। ये टोटल बनते हैं आपके 70 मार्क्स, पर आपके 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ये आपका ब्रेकअप है यूनिट वाइज, और इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आप कितना कवर कर सकते हैं और किस में कितने के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जो इसमें अब जो मार्क्स ब्रेकअप है, मार्क्स ब्रेकअप जो है आपका सेक्शन 4 होते हैं ABCD, लेकिन कुछ इससे पहले एक बार ई भी आया था। उसमें जो सेक्शन D था वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, मे बी पूछे भी जा सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एक होता है 4 मार्क्स का, और वो एक आपको पता है पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपने बाद में उसके क्वेश्चन उसके अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है या उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं। आपको उन्हें समझ के उनको वापस रिप्लाई करना होता है या उसका जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको पुट डाउन करना है अकॉर्डिंगली। लेकिन जो अदर पैटर्न जो मार्क्स के हैं, सेक्शन A आपका आएगा, उसमें आपके 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और टोटल होंगे ये 10 मार्क्स। और सेक्शन जो दूसरा है उसमें 9 क्वेश्चंस होंगे जिनके 2-2 मार्क्स होंगे। और तीसरा सेक्शन भी होगा, 9 क्वेश्चंस होगा, उनके भी ईच क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा। और चौथा जो सेक्शन होगा D, जिससे आप कह सकते हैं, उसमें जो 3 क्वेश्चंस होंगे जिनके 5 मार्क्स होते हैं। यानी कि लॉन्ग आंसर आपका सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 15 मार्क्स आपके जो होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का होगा। और बाकी जो 27 मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स, 27 मार्क्स जो है वो 3 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन आपको 9 करने होंगे। सिमिलरली आपको 18 मार्क्स जो होंगे वो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के होंगे और उसमें 9 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सिमिलरली आपके ऑब्जेक्टिव्स 10 होंगे, यानी कि जो सिंगल मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स नहीं कह सकते हैं उन्हें, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आपने रिप्लाई करना है अकॉर्डिंगली। और मार्क्स के हिसाब से ही आपने अपना आंसर को पुट डाउन करना है, रिप्लाई करना है। तो हमारा जो इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे, जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप देख सकते हैं कि यूनिट वाइज के हिसाब से कौन कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो लॉन्ग आंसर में आ सकता है। क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपके 5 मार्क्स होते हैं, लेकिन आपके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। आप ये दिमाग में लेके चलें कि लॉन्ग आंसर में आपके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 मार्क्स हैं।
लेकिन लॉन्ग आंसर से अगर आपको पता है तो उसमें भी शॉर्ट आंसर बना सकते हो आप। अगर आपका कोई लॉन्ग आंसर को, जैसे हम देखेंगे बाद में एग्जाम्पल ले लेंगे, लॉन्ग आंसर से भी आप शॉर्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपका लॉन्ग आंसर में आपको एक बड़ा चौड़ा जवाब लिखना होता है, सही इंटरप्रिटेशन देनी होती है, और शॉर्ट आंसर में उसमें आप निकाल सकते हो, वो एक क्रेडिट पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका पहला रहेगा ये क्वेश्चन, डिराइव यूजिंग कैलकुलस अप्रोच, वायर लेटर्स है देयर यूजुअल मीनिंग। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये दोनों एक ही है, लेकिन लिखने में दोनों तरीके रखे हमने। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस का आपके पास प्रूफ रहता है 9th में, आप ज्योमेट्रिकली इनको प्रूव करते हो यूजिंग ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स, या आप एनालिटिकल अप्रोच इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जाता है यू हैव टू यूज द अप्रोच कैलकुलस अप्रोच। तो इसके ये तीनों आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका आप आगे जाएंगे, इसमें आपका आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। प्रोजेक्टाइल मोशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको निकालना है, और आपको एंगल निकालना है विद द हॉरिजॉन्टल, डिराइव द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। इसके बाद इसी में आप चले जाएंगे वेक्टर्स में। वेक्टर्स में आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनालिटिकली यू हैव टू प्रूव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप प्रूव करते हो तो उसके जो आपको डायरेक्शन कैसे निकालनी है, और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन पार्ट और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेट पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, write expression for the magnitude and direction of the two inclined vectors when it is result is maximum and minimum। आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, यानी किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, किस एंगल पे मिनिमम होगा, यू हैव टू पुट डाउन द आंसर अकॉर्डिंगली। इसके बाद आपका मैकेनिज्म में ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन आती है। आप देख लीजिए पिछले साल के जितने भी पेपर्स है इसमें पूछा गया है। एक में पूछा गया था ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरे में पूछा गया ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये दोनों चांसेस है, इसके बहुत सारे बनते हैं। इसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इम्पल्स भी चलता है, इम्पल्स भी आपने कहा उसमें आएगा, इम्पल्स टाइम इम्पल्स थ्योरम, या न्यूटन सेकंड लॉ आप करेंगे। और व्हाई दिस लॉ इज सेड टू बी अ रियल लॉ ऑफ मोशन, और इस लॉ को रियल लॉ क्यों कहते हैं, ये इसमें साथ आ जाएगी डिटेल। तो इसके बाद है डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट एसआई यूनिट्स, डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये भी लॉन्ग आंसर में आता है। इसके बाद अगर आगे चलते हैं फ्रिक्शन में, तो फ्रिक्शन में जो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्कस द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको फ्रिक्शन के लॉज पर पढ़ना है और एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ना है। उसके साथ ही आप जब चलेंगे आगे तो वहाँ पे आपको एंगल ऑफ बैंकिंग, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन द कर्व्ड रोड्स विद सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप रोटेशनल मोशन में चले जाएंगे तो आप what is the physical significance of moment of inertia, on what factors the moment of inertia depend। एक कि moment of inertia किस पे डिपेंड है और इसकी physical significance क्या है। define center of mass, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। center of mass of a particle, calculate the center of mass of a system of two particles। आपको system of two particles के लिए center of mass की एक्सप्रेशन देनी होगी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन में चला आता है लॉन्ग आंसर का, वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और वहाँ से डिड्यूस करना है आपको न्यूटन्स लॉ। केपलर्स लॉ से आपको डिड्यूस करना है न्यूटन्स लॉ। और उसके बाद जो साथ में उसमें एक क्वेश्चन आता है वो है एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन दोनों के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है। या कभी आता है कि आपको डिराइव करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी और डिफाइन करना है एस्केप वेलोसिटी, कभी दोनों को एक्सप्लेन करना है, कभी दोनों को डिराइवेशन भी लिखनी है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है। और उसके बाद जो आएगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास m प्लेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर मास कैपिटल M सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एक्सप्रेशन देनी होगी। तो ये भी लॉन्ग आंसर में इसके चलने के चांसेस है। तो इसमें अब आप रिजिड बॉडीज में जाएंगे तो आपका आएगा डिफाइन यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बल्क मॉडल्स भी है वहाँ पे, लेकिन मोस्टली जब भी जितना पूछा गया है वो यंग्स मॉडल से पूछा गया है। डिस्कस एंड डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांट कंप्रोमाइज विद दिस क्वेश्चन। उसके बाद है आप आगे चलेंगे, जिसमें आएगा व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर,
उसमें डिस्कस कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 टाइप्स के हीट ट्रांसफ़र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऑसिलेशंस में आप चलेंगे, जब ऑसिलेशन में जंप करेंगे तो डिस्कस SHM एज अ स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन निकालने होते हैं। और डिस्कस SHM एज ए सिंपल स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो ये भी पूछा गया है बहुत बार। और उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशन इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। और स्ट्रेच स्ट्रिंग में भी या पेंडुलम में भी साथ में भी ये क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है सिंपल पेंडुलम की या स्ट्रेच स्ट्रिंग की। और इसे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ऑर्गन पाइप, हाउ डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर फॉर्मड इन ओपन ऑर्गन पाइप। आपको पता है ऑर्गन पाइप में 2 होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो आप देख सकते हैं कि कौन पूछा गया आज तक या कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स इन ईच। आपको डिफरेंशिएट करना है। एंड व्हाट इज द प्रोग्रेसिव वेव, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ which represents progressive wave, derive expression। आपको इसलिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करनी है प्रोग्रेसिव वेव के लिए। एंड ब्रीफली डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। और आपको ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव को भी डिस्कस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है ये ऑसिलेशंस में है या वेव्स में है, दैट इज अ डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट जितने भी केसेस है, यहाँ पे एक हमने एक पर्टिकुलर लिखा हुआ है, लेकिन इसके बहुत सारे केसेस हैं, वो ऑल द 6 केसेस आपको करने हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान रिलेटिव मोशन कौन सी है और कौन सा रेस्ट में है, कौन मूव कर रहा है। तो दैट दोज वेरी केसेस यू हैव टू रीड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस forthcoming exam। Doppler effect is a very important question, again I am repeating this ये जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ लॉन्ग आंसर के आने के चांसेस है। इनको हम 1 by 1 इंशाल्लाह विद द पासेज ऑफ टाइम 1 by 1 हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम ऊपर से ही एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आगे चलेंगे। और ये जो कोर्स चलेगा इट विल बी फॉर अबाउट 1 month और विल फिनिशिंग द बेसिक्स, जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, इन्हीं 5 में से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इनमें से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन निकल सकते हैं। और डिपेंड करता है उसने कितना दिया होगा, उसमें कितना कट किया होगा। तो सेक्शन 3C जो है कंटेनिंग 3 मार्क्स, उसमें जो डिराइव एक्सप्रेशन पता है विस्कस फोर्स, हाँ मैं समझा दूंगा कि ये जो क्वेश्चंस है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, एक्सप्रेशन फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो 3 क्वेश्चंस है इसमें सिंपल पैटर्न भी आ सकता है। ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस, using dimensional analysis you have to prove time period of a simple pendulum, centripetal force, या आपको जो दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जैसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटेड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस r, डेंसिटी ρ ऑफ ए लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन T ऑफ द सरफेस टेंशन S ऑफ द लिक्विड, डिड्यूस द फॉर्मूला डायमेंशनली। सिमिलरली ये 3 क्वेश्चन जो पहले हैं इनको डायमेंशनल, जैसे आप स्टोक्स थ्योरम को आप डायमेंशनली प्रूव करते हैं आप, तो अब टाइम पीरियड दिस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हो आप SHM में, वो आप सिंपली सॉल्व कर रहे हो रिजोल्यूशन करके। लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, आपको दिया हुआ कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके उन्हें प्रूव करना है। जैसे 3 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत तेज आप जाएगा। इसके बाद जो मैथमेटिकल टूल्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन है दैट्स डिफरेंशिएशन ऑफ e raised power x, x raised power n, sin x, log x, ab initio by ab initio मेथड। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट कैलकुलस फार्मूलाज हैं जो अक्सर हम यूज़ करते हैं। और इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन जो है x raised power n, e raised power ax, sin x और log x by ab initio मेथड, वो डेफिनेटली आपका 3 मार्क्स का होगा। और इन्हीं में से एक आप देख रहे हैं आज तक के जितने भी पेपर्स हैं इन्हीं में से एक होगा। और डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ये आपने ग्राफ्स में पढ़ा ही होगा। तो आपको
ये भी ग्राफ्स स्केच करने होंगे। इसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन ट्रैजेक्टरी एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्ट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे आपको वो 3 सवाल होने का, जो 5 वाले मार्क्स में था कि आपको मैक्सिमम हाइट भी, हॉरिजॉन्टल रेंज भी, और अब वो सॉल्व करने हैं, वो प्रूव करना है, हमको डिराइव करना है। तो यहाँ उतना नहीं है, आपको सिर्फ ट्रैजेक्टरी दिखानी है और इक्वेशन दिखानी है। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसको डिफाइन करना है। व्हाट आर द कर्व्ड रोड्स बैंकेड, why are curved roads banked, और एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द कर्व्ड रोड्स। कर्व्ड रोड्स को हम बैंक क्यों करना पड़ता है, उसका रीजन क्या है। वहाँ पे था व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे बैंकिंग क्यों करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। State and explain work energy principle. Briefly analyze elastic collision in 2 dimensions. State the 2 theorems of moment of inertia. What are the theorems of parallel and perpendicular axes in case of rigid bodies rotation? ये यही है आपको parallel and perpendicular axis theorem जो रोटेशनल मोशन में है, वो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, स्टेट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आप। ब्रीफली एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या होता है, ये आपका मिक्सड रहेगा, हर एक चैप्टर से एक एक पार्ट होगा। ब्रीफली डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको उसकी लिमिटेशंस लिखनी है कि हमें सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप मेरा लेक्चर सीरीज भी देख सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर सीरीज पूरा है, जहाँ पे मैंने डिटेल डिस्कस किया है थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, हीट ट्रांसफ़र, और जितना भी ये थर्मोडायनामिक्स पोर्शन है और हीट ट्रांसफर पोर्शन है वो मैंने डिटेल्ड वहाँ पे डिस्कस किया है। यू कैन मूव टू दैट वेरी लेक्चर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी प्रॉपरली। लेकिन हमारा चूँकि यहाँ आज का कॉन्सेप्ट जो मॉड्यूल है दैट इज इन क्रैश कोर्स, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे सिर्फ उसी सवाल को सॉल्व करेंगे उसी लाइन में कि हम फिक्स्ड कन्फाइंड टाइम में उसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में हम उसे इन ड्यू टाइम में लिख सकते हैं पेपर पे, ताकि हमें ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाए। तो स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेट करना है। डिफाइन टेम्परेचर, स्टेट द पॉजिटिव काइनेटिक थ्योरम गैस। काइनेटिक थ्योरम गैस के पॉजिटिव्स आपको सारे याद रखने जितने भी हैं, काइनेटिक थ्योरम गैस के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, तो अब वो पॉजिटिव सारे याद रखने, फिर जितने पूछे जाएंगे आपको उतने आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये भी थर्मोडायनामिक्स है। व्हाट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ से क्या मतलब है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्शन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ सिर्फ आपको पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, वहाँ भी 5 मार्क्स का भी आया हुआ है, आप वो देख लीजिए उसमें कैसे दिया है, ये कैसे दिया है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम लीनियर मोमेंटम व्हिच वन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, P इज इक्वल टू m into v, तो आपको बताना है विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, किसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज मास डिपेंडेंट आल्सो। सो यू कैन सॉल्व इट, आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका हल्का सा जवाब होगा। डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज द नंबर, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ डिग्री ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ मोनोएटॉमिक डायनामिक। यहाँ पे सिर्फ आपको मोनोएटॉमिक डायनामिक का दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, निकालना नहीं है, लेकिन आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन साथ में करना है। तो राइट 6 पॉजिटिव काइंड ऑफ थ्योरम पीस, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको बोला जाता है कि आप 6 पॉजिटिव लिखें, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आपको गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्योंकि ऑसिलेशन में क्या है, एक्चुअल ऑसिलेशन क्या होती है, ऑसिलेशन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूसेस पोटेंशियल एनर्जी, चेंजिंग पोटेंशियल प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। So the change in kinetic energy produces a potential energy, and the change in potential energy causes kinetic energy. So at stage is there, a point is there, a particular displacement, and the kinetic energy is equal to the potential energy. आपको बताना होगा, सिंपली आपको kinetic energy equal to potential energy लेना होगा, साथ में देखना होगा y is equal to किसके बराबर आएगा, किस उससे a y is equal to a के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगा, that will be the point by the this kinetic energy is equal to potential energy. State and explain Newton's law of gravitation, hence define G. और यहाँ पे state and explain
स्टेट कैन एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेंस डिफाइन जी। आपको जी डिफाइन करना पड़ेगा, ये स्मॉल जी, दिस एफ इज कॉल्ड जी एम एम बट आर स्क्वायर, वहाँ से आप जी को रख लीजिए, फिर आप कर सकते हैं इसको डिफाइन। तो हम करेंगे एक एक करके इस क्वेश्चन को हम। एक्सप्लेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। वहाँ पे कैपिटल जी था, यहाँ पे स्मॉल जी। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस जो स्मॉल जी के क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफरेंट भी आ जाएंगे। जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी इनसाइड द अर्थ, जी एट हाइट एच, तो जी का वेरिएशन भी है, वो भी हो सकते हैं। स्टेट कैपिटल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट देनी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव मोशन। सिंपली डिफाइन करना है वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को। स्टेट बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म्स, एक्सप्लेन इन वन एप्लीकेशन। स्टेटमेंट लिखनी है बर्नौलीज थ्योरम की और डिफरेंट फॉर्म्स लिखने हैं, और उसके लिखना है कि इसकी एक एप्लीकेशन देनी है, बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है स्टेट लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक दिस काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। व्हिच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, एक्सप्लेन। आपको बोलना है कि ज्यादा इलास्टिक कौन सा, स्टील और रबर। अब जो है वो क्यों है, एक्सप्लेनेशन देनी है। डिफाइन द टर्म फेज, इपोक एंड फेज डिफरेंस, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये ऊपर जो जी है यहाँ सिर्फ डिफाइन करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, सॉरी एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जी का जो वेरिएशन है ड्यू टू चेंज इन हाइट और डेप्थ, उसमें क्या फर्क आ जाएगा स्मॉल जी को। व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये पहले भी आ चुका है, तो दीदी है इसमें। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं। व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, गिव 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सरफेस टेंशन, गिव 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सरफेस टेंशन एंड एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यू हैव टू एक्सप्लेन एब्सोल्यूट जीरो। फिर भी मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप उसके लिए मेरे लेक्चर देख लिए थर्मोडायनामिक्स का। ये न्यूमेरिकल तो आ चुकी है एक बार, लेकिन मैंने इसलिए अपलोड किया हुआ है ताकि आप समझ जाएंगे कि 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल का एक लेवल भी होता है। न्यूमेरिकल्स के लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या सबुशन न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे सबुशन न्यूमेरिकल है, जैसे आपका हर्ट्ज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपकी वेलोसिटी दी हुई है, आपको वेवलेंथ दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू c by nu, यू नो दिस वेरी थिंग। सबुशन न्यूमेरिकल है तो बहुत आसान होता है इसके 2 मार्क्स ही होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी एज सच आप जानते हो कि वेक्टर बेसिस पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ वॉच, ये आपको देखना पड़ेगा इसके स्प्रिंग ऑफ वॉच में किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है जैसे वहाँ पे आया था यंग्स मॉडल्स, उसको वेरीफाई करना था एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कितने हैं, आपके कितने मॉडल है, जैसे बल्क मॉडल्स है, यंग्स मॉडल्स है, ऐसे शेयर मॉडल्स है। What are its various types? What are the free vibration and forced vibration? Free और forced vibration आपको बताने होंगे। उसके बाद है आपका this show that the Newton's second law is a real law। वहाँ पे था कि आपको एक्सप्रेशन देखनी थी न्यूटन सेकंड लॉ की और फिर बताना था कि रियल लॉ क्यों है। यहाँ पे इतना ही बताना है कि रियल सेकंड लॉ मोशन को रियल लॉ मोशन क्यों कहा जाता है। और इसके बाद डायरेक्शन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। कैपिटल्स लॉ फिर भी एक बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं एक्सपेक्टिंग दिस टाइम अगेन। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी है थर्मोडायनामिक्स दिस लॉ ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स की। राइट डाउन 4 पॉजिटिव काइनेटिक केसेस, और वहाँ पे 6 पॉजिटिव्स थे, यहाँ पे 4 है, यानी कि आपका 6 या 4 पे आ गए तो मार्क्स भी एक कम हो रहा है। What do you mean by the order of magnitude of a physical quantity? Explain. Define work and energy. What are their units? Define streamline flow and turbulent flow. Fluid dynamics से क्वेश्चन है। यहाँ fluid dynamics में एक क्वेश्चन दिया है viscosity का, Stokes theorem है, उसमें terminal velocity है। That's very important question. Terminal velocity 5 marks का भी आता है। उसकी expression ढूंढनी होती है। What are the transverse longitudinal waves? Obviously, define parts and light here. Derive v equal to using calculus में यहाँ single है। वहाँ पे 3 प्रूव करने थे, यहाँ पे 1 ही प्रूव करना है। What is kinetic energy momentum theorem and define the term radius of gyration of rigid bodies. What is capital second law? What is specific heat, right? Seems capital second law, सारे law नहीं है। What is the first law of thermodynamics? Discuss sign convention also. आपको sign convention भी discuss करना पड़ेगा thermodynamics first law में। And thank you very much. This ये मैं PDF फाइल भी अपलोड करूँगा
ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कमिंग फोर्थ एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें जो पेपर होगा वो डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चंस में निकलेगा। और ये क्वेश्चन जितने भी है यहाँ तक, इस वाले मॉड्यूल सीरीज़ में हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आप देख रहे हैं। तो with these, thank you very much, and we'll be again very soon with all those lectures containing those very important questions from each section. Thank you very much.